28 अगस्त 2003 के दिन दोपहर के तकरीबन 1 बजे अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में बनी हुई एक बर्गर शॉप पर एक फोन आया जिसमें सामने वाला 2 पिज्जा ऑर्डर कर रहा था। जैसे ही ये पिज्जा शॉप वाले ने ये ऑर्डर रिसीव किया और उसने पैक करके वो पिज्जा जब उसके घर पर देने गया तो वही डिलीवरी बॉय तकरीबन 2 घंटों के बाद यानी कि 3 बजे के आसपास पास ही के बैंक में एक कॉलर बॉम्ब को अपने गले पर बांधकर वहां उस बैंक को लूटने के लिए जा पहुंचा। क्या भसड़ मची थी यहाँ, सब कुछ बताऊंगा आपको इस केस के बारे में। लेकिन इससे पहले मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दुनिया का एक और बहुत ही कमाल का एपिसोड। आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। और हाँ, मेरी यहाँ पर ट्रिगर वार्निंग, इस केस में हम सुसाइडल और होमिसाइड जैसी बहुत ही ग्राफिक चीजों के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप उन चीजों को हैंडल नहीं कर सकते तो इस वीडियो को यहीं छोड़ दीजिएगा, वरना चलिए मेरे साथ। और यार, आज तक का ये मेरा सबसे ज्यादा ट्विस्ट से भरा हुआ केस है। जैसे ही आप सोचने की कोशिश करेंगे कि इस केस में ये हुआ होगा, तभी यहां पर हर 1 मिनट बाद ये केस पूरा का पूरा पलट जाएगा। तो इस केस को समझने के लिए हमें अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में बने हुए ईरी शहर में जाना पड़ेगा। और दिन था 28 अगस्त 2003 का, जब यहां पर तकरीबन 3 बजे के आसपास दोपहर के वहां की पुलिस डिपार्टमेंट को एक कॉल आई एक बैंक की तरफ से। और बैंक वालों ने कहा कि यहां उनको कोई लूटने के लिए बैंक में घुस गया है। ये जो लूटने के लिए घुसा है ये तकरीबन अधेड़ उम्र का आदमी है और इसके सिर के ऊपर बाल नहीं है। इसने हाथ में जो बूढ़े चलने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो स्टिक पकड़ी हुई है। साथ ही यहाँ पर इसके गले में कॉलर बॉम्ब भी है और ये यहाँ आकर $2.5 लाख की डिमांड कर रहा है। पुलिस वालों ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको वहीं संभाल कर रखिए, अभी हम मौके पर पहुंच जाते हैं। खैर, यहाँ बैंक में वो आदमी जैसे ही अंदर घुसा उसने बिल्कुल भी हो हल्ला नहीं मचाया, ना ही किसी को कुछ जाकर कहा, ना ही किसी को डराया, ना धमकाया, किसी से कुछ नहीं कहा। वो बहुत ज्यादा शांत लग रहा था। वो बिल्कुल एक रेगुलर कस्टमर की तरह बैंक के अंदर गया। अंदर जाते ही उसने सबसे पहले डेस्क पर जो अधिकारी बैठा हुआ था उसको जाकर एक नोट थमा दिया और उस नोट में लिखा हुआ था कि तुम्हारे पास $2.5 लाख इस बैंक के अंदर होंगे और मैं एक बैग लेके आया हूं मेरे साथ और उस बैग के अंदर वो $2.5 लाख भर दो, वरना ये बैंक अभी के अभी राख में बदल जाएगा। जैसे ये बात उस अधिकारी ने पढ़ी, वो अधिकारी उस आदमी की तरफ देखने लग गया जो कि बैंक लूटने आया था। अब वो देख ही रहा था और इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता तभी यहाँ उस लूटने आए वाले आदमी ने अपने कॉलर को कुछ इस तरह से नीचे कर दिया और उसने यहाँ गले में एक बॉम्ब जैसी कोई डिवाइस पहनी हुई थी और जिसे देखते ही वो अधिकारी बहुत ज्यादा डर गया। साथ ही यहाँ जो नोट उसने दिया था उस नोट के अंदर लिखा हुआ था कि तुम्हारे पास 15 मिनट है, अगर 15 मिनट में तुमने इस बैग के अंदर $2.5 लाख नहीं दिए तो ये बॉम्ब यहीं पर फट जाएगा, मुझे तो मरना ही है, मैं सारा के सारे लोगों को लेकर मरूंगा। ऑब्वियसली यहाँ पर ये चीज जानते ही पूरे के पूरे बैंक में हड़कंप मच गया। सारा स्टाफ एक साइड इकट्ठा हो गया, सारे जो कस्टमर्स थे वो एक साइड इकट्ठा हो गए और अब यहाँ पर भसड़ मचने वाली थी। भसड़ कैसी? दिक्कत यहाँ ये थी कि इस आदमी ने $2.5 लाख की डिमांड करी थी और $2.5 लाख कोई छोटी मोटी रकम तो है नहीं। आज के टाइम पर देखें हम $2.5 लाख तो तकरीबन 2 करोड़ रुपए हो जाते हैं। अब इतनी बड़ी रकम बैंक का कोई भी कैशियर अपने गले में तो रखने से रहा, वो सीधा यहाँ पर लॉकर्स में रखते हैं और लॉकर्स की जो सेफ्टी होती है वो एक के बाद काफी सारे लेवल्स की होती है। अब जैसे ही ये बात बैंक वालों को पता लगी कि $2.5 लाख इस बैग के अंदर भरने हैं, वो लॉकर की तरफ जाने लगे। लेकिन यहाँ दिक्कत ये थी कि बैंक का एक और अधिकारी जो यहाँ पर उस लॉकर को खोल सकता था, जिसके पास उसकी चाबी रहती थी, वो उस टाइम पर यहाँ बैंक से बाहर गया हुआ था और दूसरा कीमैन ही यहाँ बैंक के अंदर था। जब तक ये दोनों कीमैन आपस में नहीं मिलते वो लॉकर नहीं खुल सकता था, जिस वजह से यहाँ वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए, उनको डर लगने लगा। और यहाँ पर बैंक के जितने भी अधिकारी होते हैं उनको इस तरह से ट्रेंड किया जाता है भारत में भी कि अगर आपके साथ कोई ऐसी सिचुएशन बनती है कि कोई बैंक लूटने आ गया है तो आप चुपचाप उसने जो कहा है उसकी डिमांड पूरी कर दीजिए, बाद में पुलिस उसको देख लेगी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आपको जान बचानी है अपनी और जो वो मांग रहा है उसे तुरंत दे दो। बिल्कुल इसी राह पर अब ये बैंक रॉबरी चल रही थी, लेकिन यहाँ अब उनके पास पैसे ही नहीं थे देने के लिए। जबकि यहाँ इन सब के बीच में वो आदमी जो लूटने आया था वो बहुत शांत, उसने कोई हो हल्ला नहीं किया, कोई किसी से जाके कुछ जल्दी करने की भी कोशिश नहीं करी। वो बिल्कुल ऐसे शांत आराम से बीच में बैंक के खड़ा इधर उधर देख रहा है, बाबूजी की तरह, कुछ नहीं है, ठीक है, ओके सब कुछ। तब एक अधिकारी उसके पास आया और उसने समझा दिया कि यहाँ लॉकर की समस्या है और हम लॉकर खोल नहीं सकते अभी और इतना कैश हम बाहर
काउंटर पर रखते नहीं हैं। तब यहाँ उस आदमी ने कहा कि तुम्हारे पास जितने भी अभी कैश इस काउंटर में रखे हुए हैं पूरे बैंक का इकट्ठा करके इस बैग के अंदर भर दो। अधिकारियों ने कहा ठीक है जी, कोई बात नहीं, अभी भर देते हैं। तब यहाँ पूरे बैंक ने अपना जोर लगा लिया और सिर्फ $8,702 ही वो इकट्ठा कर पाए और उन्होंने इस $8,702 को बैग में भरकर उस आदमी को दे दिया। और वो आदमी बहुत शांति से, कोई उसने जल्दी नहीं करी, जिस ढंग से वो आया था उसी ढंग से वो चला भी गया। लेकिन यहाँ जाते जाते उसने ये भी बताया था बैंक वालों को कि वो जो छड़ी जिसको लेकर वो चल रहा है वो कोई आम छड़ी नहीं है बल्कि एक शॉटगन है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, उसने एक मॉडिफाइड शॉटगन यहाँ अपने हाथों में ले रखी थी और वो शॉटगन से किसी को भी शूट कर सकता था। खैर यहाँ पर एक बात सोच कर देखिए, एक आदमी जो कि $2.5 लाख लेने के लिए आया था वो 8,702 में संतुष्ट होकर कैसे चला गया, चलिए जानते हैं। खैर यहाँ अभी उस आदमी को ये बैंक लूटे हुए 10-15 मिनट ही हुए थे और ऑब्वियसली बैंक वालों ने भी और बैंक में जो कस्टमर्स आए हुए थे उनको मौका लग गया था पुलिस को फोन करने का और पुलिस को पहले ही वो फोन कर भी चुके थे और पुलिस अब ऑन द वे थी। लेकिन तब तक वो आदमी उस बैंक से निकलकर बाहर जा चुका था। असल में वो वहां से निकलकर वहीं के एक लोकल स्टोर की पार्किंग लॉट में अभी अपनी गाड़ी लेकर पहुंचा ही था कि तभी यहाँ पीछे से पुलिस वाले आ गए और पुलिस वालों ने उसे झप लिया। अब झप तो लिया और इस पार्किंग लॉट में ही असल भसड़ भी यहाँ इस केस की मचेगी। तो यहाँ क्या हुआ, जैसे ही पुलिस वालों ने उसे झपा, पीछे उसके हाथ करके उसको हथकड़ी लगा दी गई और सीधा ही उसे नीचे बैठा दिया गया। लेकिन जब पुलिस वाले उसको हथकड़ी लगा रहे थे तब यहाँ पुलिस वालों ने देखा कि इसके गले में बहुत अजीब सी चीज है। जब पुलिस वालों ने उसके टी शर्ट को नीचे करने की कोशिश करी और देखने की कोशिश करी कि आखिर ये बीमारी है क्या, तो वो बहुत ज्यादा डर गए। उन्होंने देखा कि यहाँ अंदर 3 बड़ी बड़ी रॉड्स लगी हुई हैं बारूद की ऑब्वियसली, और इसके अंदर लाइट्स भी जल रही है और ऑब्वियसली ये कॉलर बॉम्ब है। अब ये चीज देखते ही पुलिस वालों ने हथकड़ी तुरंत से लगाई और वो बहुत जल्दी पीछे भी हो गए। पीछे जाकर वो जो पार्किंग लॉट में और गाड़ियां खड़ी थी उन गाड़ियों के पीछे जाकर छुप गए और अब यहाँ शुरू होना था सवाल जवाब का खेल। अब उस आदमी को तो उन्होंने पकड़ लिया था, उस आदमी को पकड़कर नीचे बैठा भी दिया। वो आदमी यहाँ बहुत ज्यादा शांत लग रहा था। अभी भी मुझे तो समझ नहीं आता कि पुलिस द्वारा पकड़े जाने के बाद भी वो आदमी शांत कैसे था। उस आदमी ने यहाँ एक बार भी पुलिस वालों के सामने बोलने से मना नहीं किया। वो जो पुलिस वाले पूछते जा रहे थे उस आदमी से, ये आदमी सब कुछ बताता जा रहा था और जल्दी ही यहाँ कुछ ही सवालों में पुलिस वालों को इस आदमी के बारे में बहुत कुछ पता लग गया। जी हाँ, उसने अपने बारे में बताया कि उसका नाम ब्रायन वेल्स है और वो यहीं ईरी शहर के एक पिज्जा डिलीवरी स्टोर में काम करता है और तकरीबन 1 बजे के आसपास यहाँ उनके स्टोर में एक कॉल आई थी जिसमें कॉल करने वाले कस्टमर ने 2 पिज्जा ऑर्डर किए थे और जैसे ही वो 2 पिज्जा ऑर्डर डिलीवर करने के लिए उसके घर पर गया तो वो 3 लोग वहां पर मौजूद थे और उन तीनों ने ही पकड़ लिया मुझे, मेरा अपहरण कर लिया और मेरे गले में ये कॉलर बॉम्ब टांग दिया और मुझे वो बैंक लूटने जाने के लिए कहा। अब पुलिस वाले बहुत ज्यादा हैरान, पुलिस वालों को ये समझ नहीं आ रहा कि ये बॉम्ब असली भी है या नहीं, या फिर ये कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा। अगर ये उसे असली ना मानकर उसके पास चले भी गए और ये बॉम्ब फट गया तो यहाँ पुलिस वालों की भी मौत हो जाएगी, वो तो मरना है ही। पुलिस वालों के दिमाग में यहाँ 2 ही बातें चल रही थी। पहली ये कि क्या पता ये कोई सुसाइडल बॉम्बर हो जो यहाँ अपनी बातों में फंसाकर पुलिस वालों को अपने पास बुलाना चाहता हो और जैसे ही पुलिस वाले उसके पास आए और ये अपने बॉम्ब को डेटोनेट कर दे, या फिर हो सकता है कि इसे इस तरह से एक्टिंग करने के लिए तैयार किया गया हो और ये ज़्यादा से ज़्यादा भीड़भाड़ वाले इलाके में कहीं जाए और इसका जो मालिक है, इस बॉम्ब का जो मालिक है, वो कहीं दूर से ही इसे देख रहा हो और तुरंत ही जैसे ये किसी भीड़ वाले इलाके में जाएगा वो दूर बैठा ही इस बॉम्ब को डेटोनेट कर देगा और काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ जान माल की हानि भी हो जाएगी। तीसरा, यहाँ पुलिस वालों को ये भी लग रहा था कि हो सकता है ये बॉम्ब नकली हो और ये आदमी जस्ट हमारे आगे कहानियां बना रहा हो। सारा कुछ जानने के बाद भी अब पुलिस वाले उसके पास नहीं जा रहे थे। एक्चुअली में यहाँ पुलिस वाले बॉम्ब डिफ्यूजल स्क्वाड के आने का इंतजार कर रहे थे और वो पहले श्योर हो जाना चाहते थे कि ये जो बॉम्ब इस ब्रायन वेल्स के गले में टंगा हुआ है ये असली है या नकली है, तभी हम जाकर ब्रायन वेल्स को पकड़ेंगे, अच्छे से उसे पूछताछ कर पाएंगे। लेकिन यहाँ बॉम्ब डिफ्यूजल जो स्क्वाड थी वो रास्ते पर ही थी और तकरीबन टाइम हो चुका था 3:19 का और ये वो टाइम था जब वो कॉलर बॉम्ब जो कि ब्रायन वेल्स के गले में टंगा हुआ था, उस कॉलर बॉम्ब में से अब टिक 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 की आवाजें आने लगी। अब आप सोच कर देखिए, पहले ये जो आदमी बहुत ज्यादा शांत लग रहा था, बिल्कुल एक रेगुलर आदमी की तरह लग रहा था, इसको लग ही नहीं रहा था कि उसके गले में कोई बॉम्ब टंगा हुआ है। वो इतना ज्यादा शांत कैसे हो सकता था? मैंने आपको पहले भी बताया कि बैंक में भी बहुत आराम से खड़ा था और अब भी यहाँ पार्किंग लॉट में बहुत आराम से पुलिस वालों के लिए उत्तर दे रहा था। लेकिन जैसे ये टिक 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 होनी शुरू हुई
तभी यहाँ उसके दिमाग में टेंशन जो थी, उसके दिमाग में जो डर था वो साफ उसके चेहरे पर देखा जा सकता था। पुलिस वालों ने बताया कि जैसे वो टिक टिक शुरू हुई, उस आदमी ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि कोई मुझे बचाने क्यों नहीं आ रहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरा विश्वास करो, इस कॉलर बॉम्ब को मेरे गले से हटाओ वरना मैं मर जाऊंगा, वरना मैं मर जाऊंगा। लेकिन अभी तक भी सामने खड़े पुलिस वाले, उनको ये बातें मजाक लग रही थी, उनको लग रहा था कि ये सारा कुछ इसके प्लान का हिस्सा ही है। और फाइनली तकरीबन 10-20 सेकंड तक ये टिक टिक होने के बाद एक धमाका हुआ। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा, वो जो कॉलर बॉम्ब ब्रायन वेल्स के गले में टंगा हुआ था उसमें धमाका हो चुका था। और यहाँ सोच कर देखिए आप, बेचारे ब्रायन वेल्स के शरीर के मेनली छाती के और दिल के यहाँ फेफड़े के चिथड़े चिथड़े हो चुके थे, यहाँ उसके छेद हो चुका था और इतना छेद कि आप हाथ डालकर आर पार कर सकते हैं। यहाँ ब्रायन वेल्स ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। ये चीज़ देखते ही पुलिस वाले हैरान कि ये जो बॉम्ब इसके अंदर लगा हुआ था ये छोटी पावर वाला था, इसके अंदर ज़्यादा पावर नहीं थी, लेकिन हाँ इतनी पावर जरूर थी कि अगर ये व्यक्ति यानी कि ब्रायन वेल्स किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में होता तो यहाँ नुकसान दर्जनों में भी हो सकता था। 3:19 पर वो बॉम्ब ब्रायन वेल्स के गले में फटा था और 3:21 पर बॉम्ब डिफ्यूजल स्क्वाड वहां पर पहुंच चुकी थी। सोच कर देखें, यहाँ 2 मिनट पहले अगर ये स्क्वाड यहाँ पहुंच जाती और वो जाकर उस बॉम्ब का जायजा ले लेती तो यहाँ ब्रायन वेल्स को बचाया जा सकता था, लेकिन ब्रायन वेल्स अब तक मर चुका था। खैर, अब यहाँ पुलिस वालों के सामने और ज़्यादा भसड़ मच गई। क्यों? क्योंकि यहाँ यही आदमी था जो सब कुछ बता सकता था कि ये पूरा प्लान क्या था और वो क्या करने वाला था, किसने उसके साथ ये सब कुछ किया था, किसके कहने पर वो आया था। लेकिन अब ये आदमी तो हमेशा के लिए चुप हो चुका था। खैर, यहाँ पुलिस वालों ने उसकी बॉडी को उठाया, ऑटोप्सी के लिए भेजा और ऑटोप्सी में बहुत सारी बातें जानने के लिए यहाँ पुलिस वालों के सामने आए। सबसे पहले तो यहाँ उस कॉलर बॉम्ब को निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि डॉक्टर्स को मजबूरी थी अब यहाँ उस कॉलर बॉम्ब को निकालना ताकि इसका अच्छे से पोस्टमार्टम किया जा सके। लेकिन यहाँ वो कॉलर बॉम्ब डाले जाने का तो लॉक था, निकाले जाने का कोई और तरीका ही नहीं था। उसके अंदर कोई लॉक नहीं था जिसको हम हटाकर या फिर तोड़कर उस कॉलर बॉम्ब को बाहर निकाल सकें। बेशक अभी ये फट चुका था, अब खतरे से बाहर था, लेकिन स्टिल अभी भी ये कॉलर बॉम्ब लोहे से बना हुआ था पूरा और इसको बाहर निकाले जाने का कोई सवाल ही नहीं था। तब यहाँ डॉक्टर्स को मजबूरन उसके बचे कुचे गले में से वो कॉलर बॉम्ब बाहर निकालने के लिए, सोच कर देखिए आप, खुद डॉक्टर्स ने ही यहाँ ब्रायन वेल्स के गले को उसके धड़ से काट डाला। तब जाकर यहाँ वो बॉम्ब बाहर निकल पाया। और फाइनली अभी जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये वही बॉम्ब था जो काटने के बाद पुलिस वालों को अपने हाथों में मिला था और पुलिस वाले अब इसकी जांच करने वाले थे। पुलिस वालों ने देखते ही बता दिया कि ये बॉम्ब कहीं और नहीं बल्कि घर में ही बनाया गया है और किसी बहुत शातिर दिमाग ने बनाया है। ये कोई ऐसे वैसे उठाई गिरे आदमी का काम नहीं है, ये किसी ऐसे आदमी का काम है जो बहुत लंबे टाइम से बॉम्ब्स के ऊपर रिसर्च करता हुआ आ रहा हो, क्योंकि एक घर के अंदर लिमिटेड सामानों के साथ एक ऐसा बॉम्ब बनाना जो कि परफेक्ट काम करे, चाइनीज बॉम्ब नहीं था वो घर में बनाया हुआ बॉम्ब था, अमेरिकन। सोच कर देखिए आप उस आदमी का दिमाग कितना ज्यादा चल रहा होगा। अब पुलिस वालों के सामने बहुत सारी चीजें थी। एक तो ये बॉम्ब था, ब्रायन वेल्स की लाश थी, ये केस था, पब्लिक का दबाव था, सरकार का दबाव था इस केस को सॉल्व करने के लिए। तो अब पुलिस वाले सबसे पहले इस ब्रायन वेल्स की कुंडली को खंगालने में लग गए कि असल में ब्रायन वेल्स किस जगह पर काम करता था, इसका पास्ट क्या रहा है और ये किस किस लोगों से मिलता था और आखिर इसका था क्या सिस्टम। तो पुलिस वाले जब यहाँ उस पिज़्ज़ा स्टोर में गए तो सबसे पहले वहाँ जाकर लोगों से पूछताछ करी कि आखिर क्या हुआ था। तब यहाँ पर उस पिज़्ज़ा स्टोर के मैनेजर टॉनी ने बताया कि असल में 1 बजे के आसपास एक कॉल आई थी और वो कॉल एक्चुअली में मैंने उठाई थी। और जब वो सामने से कस्टमर से पूछने लगा कि हाँ जी बताओ क्या चाहिए है, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, तब यहाँ वो कस्टमर बहुत अजीब सी भाषा में बात कर रहा था और तभी यहाँ उसके साइड में ही ब्रायन वेल्स भी खड़ा था दूसरे सिस्टम के ऊपर, वो सामने खड़े हुए कस्टमर्स के बिल वगैरह काट रहा था। तब यहाँ जैसे ही वो कॉल पर बात करते हुए टॉनी को ब्रायन वेल्स ने सुना और टॉनी को यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कस्टमर क्या बोल रहा है। तब यहाँ ब्रायन वेल्स ने खुद कहा कि लाओ मुझे दो फोन, मैं देखता हूँ कि सामने वाला क्या बात कर रहा है। टॉनी ने यहाँ फोन ब्रायन वेल्स को दिया। ब्रायन वेल्स ने पूछा कस्टमर से कि हाँ जी क्या चाहिए। ब्रायन वेल्स यहाँ समझ चुका था कि ये कस्टमर 2 पिज़्ज़ाज की डिमांड कर रहा है और उसको ये पिज़्ज़ा पीच स्ट्रीट नाम के एक इलाके में देकर आने हैं। पुलिस वालों को ये चीज़ पता लग चुकी थी कि अगर यहाँ पर उस टाइम पर ब्रायन वेल्स ये पिज़्ज़ा डिलीवरी करने के लिए नहीं जाता या फिर टॉनी खुद जाता तो आज ब्रायन वेल्स तो जिंदा होता, लेकिन यहाँ टॉनी का जिंदगी नाम का स्टोर हमेशा के लिए बंद हो जाता। खैर यहाँ पुलिस वालों ने ब्रायन वेल्स के बारे में
में और ज़्यादा जानने की कोशिश करी तो उनको पता लगा कि ये तो शरीफ सा आदमी है, ये किसी के भी झांसे में आ जाता है, इसको बहलाना फुसलाना बहुत ज़्यादा ईजी था। ये चीज़ जानकर पुलिस वाले भी हैरान कि इतना मूर्ख व्यक्ति कोई कैसे हो सकता है कि किसी के लिए भी वो बॉम्ब अपने शरीर पर टांग लेगा। मान लेते हैं कि किसी ने उसको बहला फुसला दिया होगा कि तू एक गले पर बॉम्ब टांग ले और जाकर बैंक लूट ले, लेकिन इतना भी कोई बेवकूफ़ तो नहीं हो सकता। खैर यहाँ दूसरी तरफ पुलिस वालों को पता लगा कि ये आदमी हमेशा अकेला रहता आया है, इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, इसकी कोई शादी वादी भी नहीं हुई थी, 40 के ऊपर इसकी उम्र हो चुकी थी, अब तो अधेड़ उम्र में आने लगा था। खैर यहाँ इसका कोई परिवार भी नहीं था, ये अकेला बिल्कुल अकेला इस ईरी नाम के शहर में रहा करता था। अब क्योंकि वो अकेला था, कुछ ज़्यादा ही अकेला था, तो यहाँ उसको भी अब प्यार चाहिए था, उसको भी कोई साथी चाहिए था, लेकिन यहाँ लड़की तो उसके नसीब में थी नहीं। तो यहाँ उसने लड़कियों को खरीदना शुरू कर दिया, उनके जिस्म का व्यापार करना शुरू कर दिया। जी हाँ, वो डेली रात को एक जसिका होप्सिक नाम की लड़की को पैसे देकर अपने पास बुलाता। बेशक वहाँ वो उसके साथ संबंध बनाता है ना बनाता वो बाद की बातें हैं। यहाँ जसिका होप्सिक ने खुद बताया कि वो जस्ट उसके साथ बैठाने के ही उसको पैसे दे रहा था। वो इतना ज़्यादा अकेला था कि यहाँ उसके साथ कोई टाइम बिता ले तो यहाँ वो उसको टाइम बिताने के भी पैसे दे रहा था। पुलिस वालों ने यहाँ उसके स्टाफ से जो यहाँ उसके साथ नौकरी करते थे उनसे भी, उसके पड़ोसियों से भी, सबसे पूछताछ कर ली तो यहाँ सभी ने ही उसको एक बहुत अच्छा व्यक्ति बताया। उसके अंदर कोई भी यहाँ गलत गुण नहीं था, सिर्फ एक ये अकेलेपन के अलावा वो यहाँ कोई नशे पते नहीं करता था। लेकिन यहाँ जसिका होप्सिक जो कि उसकी पार्टनर थी रातों की, वो यहाँ बहुत ज़्यादा कोकेन की शौकीन थी और वो सिर्फ कोकेन के लिए ही पैसे वो ब्रायन वेल्स से ले रही थी ताकि वो रात को कोकेन अपने दिमाग में चढ़ा सके और रात को सेट होकर आराम से ब्रायन वेल्स के साथ सो जाए। उसको यहाँ मज़ा आ रहा था, ब्रायन वेल्स को मज़ा आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। तब यहाँ पुलिस वालों ने उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री को भी देखा, लेकिन कोई क्रिमिनल हिस्ट्री ब्रायन वेल्स की नहीं मिली। तो पुलिस वाले समझने लगे कि जरूर ये व्यक्ति तो विक्टिम ही होगा, जरूर इसको किसी ने बहला फुसला दिया होगा और इसके गले में ये सामान टांग कर इसको भेज दिया पैसा लूटने के लिए। पुलिस के हाथ अभी तक खाली थे, लेकिन तब यहाँ पुलिस ने इस ब्रायन वेल्स की गाड़ी की जांच करी, जिस गाड़ी में बैठकर वो पिज़्ज़ा डिलीवरी करने गया था। और इस गाड़ी से ही पुलिस वालों को असली सच अब इस केस का पता लगने वाला था। जी हाँ, इस गाड़ी के अंदर पुलिस वालों को काफ़ी सारे पेपर्स मिले जो कि हाथों से लिखे हुए थे और ये पेपर्स किसी और ने नहीं बल्कि उन अपहरणकर्ताओं ने ही लिखे थे। और इन पेपर्स के अंदर पूरी तरह से इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस लिखे हुए थे। ये कॉलर बॉम्ब पहनाने के बाद ब्रायन वेल्स के हाथों में पेपर सौंप दिए गए थे और कहा गया था कि इनको पढ़ कर तुम अपने इस कॉलर बॉम्ब से निजात पा सकते हो। इनके अंदर यहाँ क्लूज लिखे हुए थे, अलग अलग जगहों के नाम लिखे हुए थे और साथ ही कहा गया था कि यहाँ तुम्हें एक नहीं बल्कि कई सारे बैंक्स को लूटना है। और ये तो अभी पहला ही बैंक था जिसके अंदर इस ब्रायन वेल्स ने जाकर डकैती मारी थी। इसके बाद इसे दूसरे बैंक में जाना था, दूसरी शॉप्स पे जाना था और असल में यहाँ वो जिस पार्किंग लॉट में पकड़ा गया था वो उसके बराबर में जो स्टोर था उस स्टोर को भी वो वहीं लूटने के लिए पहुंचा था। उस पेपर में यहाँ लिखा हुआ था। यहाँ जैसे जैसे वो बैंकों को लूटता जाता और उस पेपर के बताए हुए हिसाब से वो जैसे ही उन जगहों पर पहुंचा वहाँ उनको एक अलग नंबर डिजिट मिलता। एक्चुअली में वो जो लॉक था इस कॉलर बॉम्ब का वो डिजिट से खुलने वाला था, अक्षरों से खुलने वाला था। लेकिन यहाँ इससे पहले कि वो अपनी दूसरी जगह पर जाकर कांड बैठा पाता उसके साथ खुद ही कांड हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पुलिस वालों के हाथों वो ना पकड़ा जाता और वो सक्सेसफुली चोरियां डकैती करता ही जाता, लेकिन प्रैक्टिकली वो हर चीज के लिए मरने ही वाला था। उन पेपर्स के अंदर बहुत ही दिल दहला देने वाले इंस्ट्रक्शंस और बहुत ज्यादा दिल दहला देने वाले निर्देश लिखे हुए थे। उसमें लिखा हुआ था कि अगर तुमको पुलिस की कार या फिर हेलीकॉप्टर्स वगैरह आते हुए दिखें तो हम तुम्हें दूर से ही इस बॉम्ब को डेटोनेट कर देंगे और तुम मर जाओगे। उसमें लिखा हुआ था कि अगर तुमने किसी भी जगह के ऊपर देर लगाई या फिर चोरी करने में टाइम लिया ज़्यादा तो हम दूर बैठे ही यहाँ इस बॉम्ब को डेटोनेट कर देंगे। उसमें लिखा हुआ था कि अगर तुमने गलत डायरेक्शन में गाड़ी चलाई तो हम दूर बैठे ही यहाँ इस बॉम्ब को डेटोनेट कर देंगे। उसमें लिखा हुआ था कि अगर तुमने पुलिस वालों के पास खुद जाने की कोशिश करी तो भी हम दूर बैठे इस बॉम्ब को डेटोनेट कर देंगे। प्रैक्टिकली ये चीज़ पॉसिबल थी ही नहीं कि इतने बड़े कांड ये ब्रायन वेल्स करता जाए और कोई भी पुलिस वाले इसके पीछे ना पड़े। साथ ही यहाँ पर वो जो हर पॉइंट पर शांत दिख रहा था ब्रायन वेल्स, उसमें लिखा हुआ था कि उसको शांत रहना है, क्योंकि अगर वो कहीं भी जाकर हड़बड़ी में
ये सबको जाकर बताएगा या फिर चोर जबरदस्ती से चिल्लाना शुरू कर देगा तो आसपास खड़े लोगों में भी हड़बड़ी मच जाएगी और वो बाहर चले जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता लग जाएगा और ये अपने आप ही मर जाएगा। जिन्होंने इस बॉम्ब को टांगा था वो भी नहीं चाहते थे कि ब्रायन वेल्स मर जाए। खैर यहाँ जो पेपर से जो लेटर्स थे, इन लेटर्स के एंड वाले पेज में सबसे नीचे लिखा हुआ था एक्ट नाउ थिंक लेटर और यू विल डाई, मतलब कि अभी करो, सोचना बाद में, वरना तुम मर जाओगे। लेकिन यहाँ जब पुलिस वालों ने और डॉक्टर्स ने उस बॉम्ब को स्टडी किया था तब उनको पता लगा कि जो लेटर्स के अंदर बातें लिखी हुई हैं इनमें से आधे से ज्यादा तो फेक हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी उस बॉम्ब को खतरनाक दिखने के लिए जैसा उसे बनाया गया था इतना खतरनाक वो था नहीं। उसके ऊपर जस्ट वार्निंग स्टिकर्स वगैरह लगाए गए थे। साथ ही यहाँ पर उसमें लिखा हुआ था कि तुमको अलग अलग जगह पर जाकर डिजिट्स मिलेंगे और तुम डिजिट्स के साथ ही इस बॉम्ब को खोल सकते हो। लेकिन असल सच्चाई तो ये थी कि उस कॉलर बॉम्ब के ऊपर कोई डिजिट वाला लॉक था ही नहीं। अगर एक बार वो बॉम्ब उसके गले में बंध गया तो यहाँ दूसरा तरीका था ही नहीं कि कोई उसे दूर से कहीं डेटोनेट कर सके या फिर आकर वापस उसे खोल भी सके। या तो यहाँ उस बॉम्ब को काटना पड़ता कटर के साथ या फिर यहाँ ब्रायन वेल्स के गले को ही काटना पड़ता उस कटर के साथ, ताकि इस बॉम्ब को बाहर निकाला जा सके। अगर एक बार चढ़ गया तो दोबारा कोई मतलब ही नहीं था कि इस बॉम्ब को कोई बाहर निकाल दे। ना ही यहाँ इस बॉम्ब को कहीं दूर बैठकर डेटोनेट किया जा सकता था। अगर एक बार इसका टाइमर शुरू कर दिया, ये एक सिंपली टाइम बॉम्ब ही था और टाइमर शुरू करने के बाद इसको रोका जाना लगभग नामुमकिन था। बॉम्ब डिफ्यूजल स्क्वाड शायद कुछ कर पाती, लेकिन यहाँ आम लोग तो बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकते थे। दूर बैठे इसका कोई रिमोट नहीं था जो कहीं से भी इसको उड़ा दे। यहाँ जिन्होंने भी इस बॉम्ब को ब्रायन वेल्स के गले के ऊपर टांगा था वो इतने शातिर थे कि उनको पता था जैसे ही ये बैंक लूट कर उनको पैसा देने आएगा और इतनी देर में यहाँ ये बॉम्ब पैसा देते ही वो उसको दूर भगा देंगे और ये बॉम्ब अपने आप फट जाएगा और ये यहीं मर जाएगा। पुलिस ने अब उन लेटर्स को और जरा अच्छे से देखा और उनके अंदर जो जगह लिखी हुई थी जहाँ वो उनके मुताबिक वो डिजिट्स और क्लूज मिलने वाले थे कि इस बॉम्ब को कैसे उतारा जा सकता है। पुलिस वाले अब उस जगह पर जाने लगे, लेकिन वहां पुलिस वालों को कुछ नहीं मिला। लिटरली यहाँ पुलिस वालों को जो चीज़ मिलनी चाहिए थी वहां कुछ नहीं मिला। वहां सिर्फ खाली डब्बे ही मिले जो कि संदिग्ध लग रहे थे पुलिस वालों को, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं मिला। तो बात बस यहाँ पुलिस वालों के सामने ये भी थी कि इससे पहले वो मान लीजिए कि इस पार्किंग लॉट वाले स्टोर को भी वो लूट कर कहीं बाहर चला जाता अपना दूसरा क्लू लेने के लिए, तो वो दूसरे क्लू पर पहुंचने से पहले ही उसका ये बॉम्ब फट जाता, वो निश्चित था। पुलिस वालों ने यहाँ उस कॉल के बारे में भी जानने की कोशिश करी जो कि उस पिज्जा डिलीवरी वाले स्टोर के ऊपर आया था। उस नंबर की जब जांच की गई तो पुलिस वालों को पता चला था कि ये तो एक फोन बूथ का नंबर है, ये तो कोई भी आकर इस्तेमाल कर सकता है। अब पुलिस वालों के हाथ फिर से खाली थे, यहाँ कोई सीसीटीवी नहीं था। ये जो कॉल आया था वो पीस स्ट्रीट से ही आया था जहां पर इस ब्रायन वेल्स को अपहरण किया गया था इसका और इसके गले के ऊपर वो कॉलर बॉम्ब टांगा गया था। खैर यहाँ पर आते आते पुलिस वालों के हाथ बिल्कुल खाली, कुछ नहीं था पुलिस वालों के पास। और अब ये केस धीरे धीरे ठंडा भी पड़ता जा रहा था। सरकार का जो दबाव पहले था वो अब खत्म हो चुका था, लोग भी अब धीरे धीरे इसको भूलते जा रहे थे। लेकिन 3 हफ्तों का टाइम बीत चुका था और 3 हफ्तों तक पुलिस वालों के हाथ जब खाली थे तो वो भी भूल चुके थे, उन्होंने भी फाइल बंद करके साइड में रख दी थी। तब यहाँ 3 हफ्तों बाद पुलिस वालों के पास एक कॉल आई और ये आदमी की कॉल थी और ये कॉल करने वाले आदमी का नाम था बिल रॉथिनसन। और इस बिल रॉथिनसन ने कॉल करते ही पुलिस वालों को कहा कि जनाब मैं आपको एक एड्रेस दे रहा हूं, ये एड्रेस लिखिए। पुलिस वालों ने कहा ठीक है, हमने आपको एड्रेस लिख लिया। उसने यहाँ एक पुलिस वालों को एड्रेस दिया और कहा कि जनाब जब आप इस घर के अंदर जाएंगे और इस घर का जो गैराज बना हुआ है, गैराज के अंदर जाएंगे तो वहां आपको एक फ्रिज मिलेगा, एक डीप फ्रीजर मिलेगा। और जब जाकर आप उस डीप फ्रीजर को खोलेंगे तो वहां आपको एक आदमी की लाश मिलेगी। ये चीज क्या थी? दूसरा केस पुलिस वालों के सामने आ चुका था। पुलिस वालों को समझ ही नहीं आ रहा था कि इसमें वो क्या करें। ठीक है, पुलिस वालों ने कहा कि तुम कौन हो और तुम इतने श्योरिटी के साथ कैसे बोल रहे हो कि वहां हमें एक लाश मिलेगी। तब यहाँ बिल रॉथिनसन ने कहा कि जनाब जहां मैं आपको भेज रहा हूं, जिस घर का एड्रेस मैं आपको दे रहा हूं, वो घर किसी और का नहीं बल्कि बिल रॉथिनसन का ही खुद का था। तो यहाँ पुलिस वालों ने कहा कि अगर तुम्हारे घर के अंदर लाश पड़ी है तो तुम हमें क्यों बता रहे हो और आखिर वो लाश है किसकी और आई कहां से? तब यहाँ बिल ने बताया कि वो लाश उसके दोस्त की है और उसके दोस्त का मर्डर उसकी ही गर्लफ्रेंड मार्जरी नाम की एक महिला ने किया है जिसकी उम्र अभी तक 45 साल के आसपास की हो चुकी थी। अब ये मार्जरी कौन थी और ये दूसरा केस इसमें कहां से आ गया? अब तक आपको लग रहा होगा कि ये दूसरा केस मैंने उस पहले वाली स्टोरी में कहां से घुसा दिया, लेकिन एंड तक आते आते देखना कैसे आप इन सारों के तार आपस में भिड़ जाएंगे और जो फसड़ निकल कर सामने आएगी ना, लिटरली आप अपना माथा पकड़ लेंगे इसे सुनकर। बिल ने बताया कि 13 अगस्त 2003 के रात को
वो और उसका दोस्त आराम से बेड पर सोए हुए थे और मार्जोरी भी उनके घर पर आई हुई थी। लेकिन यहाँ मार्जोरी और उसके बॉयफ्रेंड के बीच में सोने से पहले बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई थी और इस बात से मार्जोरी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी। गुस्से में मार्जोरी तो सोई नहीं, लेकिन उसका दोस्त जाकर जरूर अपने बेड पर बिल के साथ सो गया था। लेकिन रात के टाइम पर मार्जोरी अपने हाथ में एक शॉटगन लेकर आई और वो बेड के ऊपर चढ़ी और सीधा ही उसने नींद में ही अपने बॉयफ्रेंड को ठोक डाला। बेचारा उठ भी नहीं पाया, उसको तो पता भी नहीं चल पाया कि आखिर उसका मर्डर किया किसने था। खैर यहाँ पर मारने के बाद, यानी कि ये बातें थी 13 अगस्त की रात की और पिज्जा बॉम्ब वाला कांड हुआ था 28 अगस्त को और अभी भी 3 हफ्ते उसके बाद भी बीत चुके थे। मतलब कि बॉयफ्रेंड के मर्डर वाला कांड पूरे 5 हफ्तों पुराना था। खैर यहाँ बिल के बयानों पर पुलिस वालों ने वहां जाकर उस लाश को भी बरामद किया और ऑब्वियसली यहाँ पर लाश थी और साथ ही यहाँ पर बिल के बयानों पर ही ना सिर्फ मार्जोरी को बल्कि बिल को भी उठा लिया गया। बिल पुलिस वालों से पूछने लगा कि जनाब, मैंने तो आपको सब कुछ बताया है, आपने मुझे अपने गिरफ्त में क्यों ले लिया, मुझे यहाँ का जमाई क्यों बना रहे हो। तब पुलिस वालों ने कहा, शांति रख, हमें तुझसे पूछताछ करनी है, आजा रात को आज महफिल बनाएंगे। तब यहाँ पर इन दोनों को जब्ते ही इन दोनों को अलग अलग कमरों में बंद किया गया और अब इनसे पूछताछ शुरू की गई। यहाँ पर मार्जोरी बोल रही थी कि नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अपने बॉयफ्रेंड का मर्डर नहीं किया, ये जो भी किया है सब कुछ बिल ने किया है, उसने उसके बॉयफ्रेंड का मर्डर कर दिया। बिल को तेरे बॉयफ्रेंड से क्या दिक्कत होगी, मुझे तो ये समझ नहीं आया अभी तक। अब ये जो मार्जोरी है इसको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। यकीन मानिए, मैंने आज तक बहुत सारे अजीब अजीब क्रिमिनल्स देखे हैं, बहुत शातिर भी देखे हैं, बहुत बेवकूफ़ भी देखे हैं, आपको भी दिखाए हैं, आपको भी बताया है। लेकिन ये जो मार्जोरी है ये उन सब से हटकर है। इसके जैसी मैनिपुलेटिव वुमेन मैंने आज तक नहीं देखी। कोई भी इससे बात करता, खासतौर पर लड़के क्या ही कहूँ, पिघल जाते हैं जल्दी। तो यहाँ पर कोई भी लड़का अगर इस मार्जोरी से बात करता तो ये मार्जोरी पहले ही नोटिस कर लेती कि वो इस लड़के से अपना क्या काम निकलवा सकती है, उसको इस लड़के से क्या फ़ायदा हो सकता है। ये हर किसी लड़के को जिसको भी इसने देखा और ये अगर उसके दिमाग में बैठ गया तो ये उस लड़के को अपने इन्फ्लुएंस में ले लेती और उसके साथ लूटपाट करना, उसके सारे पैसे खा जाना, उसको बर्बाद करना, यहाँ पर ये मार्जोरी का काम हो चुका था। जब पुलिस इसके और ज़्यादा गहराई में गई तब पुलिस वालों को पता लगा इस मार्जोरी के 5 बॉयफ्रेंड्स अपने इतिहास में रह चुके थे और ये जो मरा था अभी 13 अगस्त के दिन, ये छठा था। लेकिन ये जो 5 पिछले बॉयफ्रेंड्स थे, ये पांचों भी बहुत ही रहस्यमय तरीके से, इनकी भी मौत हो चुकी थी, ये भी मारे जा चुके थे। बट कैसे? और छठा भी अब तो निपट चुका था, वो तो चलो इसने खुद निपटाया है या फिर नहीं है वो हम आगे देखेंगे। लेकिन वो पहले वाले 5 कैसे मर गए, इतना बड़ा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता था? तब यहाँ पर जब पुलिस ने उन 5 केसों को देखा तब यहाँ एक में पता लगा कि एक मर्डर तो यहाँ खुद मार्जोरी नहीं किया है, अपने बॉयफ्रेंड का, पुराने वाले बॉयफ्रेंड का। तब यहाँ मार्जोरी से जब इसके बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि नहीं जनाब, मैंने वो मारा नहीं था, मैंने अपने सेल्फ डिफेंस में उस व्यक्ति की जान ली थी क्योंकि वो मुझ पर हावी हो चुका था। अब आप सोच कर देखिए, आपका कोई पार्टनर और आपके ऊपर वो हावी हो जाए तो क्या आप उसको सेल्फ डिफेंस में आकर 6 गोलियां मार देंगे? सेल्फ डिफेंस में 6 गोलियां कौन मारता है? 1 लग जाए तो कैसे 2 भी लग जाए, 6 तो कभी नहीं लगती। अब बारी थी बिल की। पुलिस वालों ने बिल से पूछताछ करनी शुरू करी कि हाँ बाबूजी बताओ, आप इतने दयावान क्यों बन रहे थे कि आप अपने फ्रीजर में अपने ही दोस्त की बॉडी को छुपा कर रख रहे हो पुलिस वालों से। तब यहाँ बिल ने बताया कि जनाब मैं तो क्या करूँ, मैं तो इस मार्जोरी के चक्कर में आ गया। अब से नहीं बल्कि बहुत पहले से ही मैं भी इस मार्जोरी का बॉयफ्रेंड रह चुका हूँ। पहले हम एक दूसरे को डेट करते थे लेकिन बाद में हमारा ब्रेकअप हो गया और तब से ही यहाँ मुझे मार्जोरी पसंद रही है। और जब इसने अपने बॉयफ्रेंड का रात को मर्डर कर दिया तब मुझे लगा कि अब मेरी बात बन सकती है इस मार्जोरी के साथ, तो क्यों ना मैं इसकी भी थोड़ी हेल्प कर दूँ और ये मेरी बातों में आकर मुझे अपने साथ रख लेगी वापस या फिर दोबारा से रिलेशनशिप में आ जाएंगे। इसलिए मैंने तो बस थोड़ा सा लालच में आकर इसकी मदद कर दी। पुलिस वाले भी हैरान कि कैसा चटपटा आदमी है, मतलब कि एक लड़की के जस्ट मोमेंट्स लेने के लिए वो उसके द्वारा किए गए मर्डर को अपने ऊपर लेने के लिए भी तैयार हो चुका था। लेकिन खैर अब वो सब कुछ मना कर रहा था और उसको अब यहाँ लग रहा था कि वो अपने साथ गलत कर रहा है, वो अपने दोस्त के साथ गलत कर रहा है और अब उसे जाकर पुलिस को सब कुछ बता देना चाहिए। इसलिए यहाँ उसने पुलिस वालों को सब कुछ बता भी दिया। पुलिस वालों ने यहाँ पूछा कि अच्छा वो मर्डर वेपन कहाँ पर है जिससे मार्जोरी ने अपने बॉयफ्रेंड का मर्डर किया था, वो शॉटगन कहाँ है? तब यहाँ बिल ने बताया कि जनाब वो शॉटगन तो किसी और ने नहीं बल्कि मैंने ही पिघला दी। उसके पास यहाँ असल में उसके गार्डन में, जो बिल का घर का गार्डन था, उसने अपने गार्डन में छोटा सा मैकेनिकल शॉप खोली हुई थी और उसके अंदर उसके पास भट्टी भी थी। और जैसे ही उसने वो मर्डर किया मार्जोरी ने, उसने वो गन मार्जोरी से ली और अपनी भट्टी में डालकर उसे पिघला दिया, सारे सबूत ही खत्म कर दिए। पुलिस वालों के सामने अपने आप को सही साबित करने के लिए उसने पुलिस वालों को बताना शुरू कर दिया कि जनाब मुझे तो इतना बुरा लगने लगा था इतने दिनों से कि मैं तो सुसाइड करने की सोच रहा था, मैंने तो सुसाइड नोट भी लिख लिया था। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो आप मेरे घर में जाइए और आप उस अलमारी को खोलेंगे और उसके
दराज को खोलेंगे तो दराज में आपको एक सुसाइड नोट मिलेगा और उसके अंदर मैंने सब कुछ लिखा हुआ है कि मार्जोरी ने कैसे अपने बॉयफ्रेंड को मारा और उसके बाद मेरे साथ कितना गलत हो रहा है, मुझे बहुत बुरा फील हो रहा था और मैं तो सुसाइड करने वाला था। पुलिस वालों ने कहा ठीक है, हम जाकर अभी देख कर आते हैं कौन सा सुसाइड नोट तूने लिखा हुआ है। पुलिस वालों ने जाकर वो सुसाइड नोट अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस वाले उसको पढ़ भी रहे हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ एक लाइन उस सुसाइड नोट की पुलिस वालों को बहुत ज़्यादा सस्पिशियस लगी। जी हाँ, उस सुसाइड नोट की सबसे पहली लाइन ही ये थी, दिस केस इज नॉट रिलेटेड विद वेल्स केस। मतलब कि यहाँ इस केस का, यानी कि इस मार्जोरी वाले बॉयफ्रेंड का कोई भी लेना देना नहीं है वेल्स वाले केस के साथ। वेल्स मतलब ब्रायन वेल्स, वही पिज्जा डिलीवरी वाला लड़का। अब यहाँ इन आदमियों ने धक्के से ही, क्यों, ये तो केस ही अलग चल रहा है, वो केस अलग था, तो यहाँ इस बिल ने खुद के सुसाइड को क्यों अपने आप को ब्रायन वेल्स के केस के साथ जोड़ रहा था। कोई समझ ही नहीं आ रहा था कि लिंक क्या है। पुलिस वालों ने यहाँ ब्रायन वेल्स के दोस्तों की भी लिस्ट देखी, लेकिन उसमें कोई बिल रॉथिनसन का नाम नहीं था। कोई यहाँ पर उसके जो दोस्त था जिसका मर्डर हुआ था उसका भी नाम नहीं था। तीसरा यहाँ पर पिज्जा बॉम्बिंग और साइड में यहाँ पर बॉडी इन द फ्रीजर। मतलब क्या था यहाँ पर, ये सब कैसे आपस में जुड़े हुए थे। जब पुलिस वालों ने यहाँ इस बिल रॉथिनसन के घर को अच्छे से जांचा, तब पुलिस वाले यहाँ समझ चुके थे कि भसड़ तो असल में इस घर में ही मची हुई है। जी हाँ, इस घर में पिछली तरफ वो जो गार्डन था, उस घर में जो मैकेनिक की जो शॉप थी पीछे इसने बना रखी थी, उस मैकेनिकल शॉप में वो सारा सामान मौजूद था जिससे एक बॉम्ब बनाया जा सकता है। और पुलिस वाले इस चीज़ को लेकर कंफर्म तब हो गए जब पुलिस वालों को यहाँ पर बिल्कुल सेम एग्जैक्टली वही एरो वाले स्टिकर्स और वार्निंग वाले स्टिकर्स पड़े हुए दिखे जो कि उस कॉलर बॉम्ब के ऊपर लगे हुए थे। मतलब यहाँ ये साफ था कि बिल रॉथिनसन जरूर एक होममेड बॉम्ब बना सकता है। तब यहाँ पर पुलिस वालों ने इस बिल रॉथिनसन को और ज्यादा खोदना शुरू किया और पता लगा कि जिस दिन ये कांड हुआ था, मतलब कि 28 अगस्त 2003 के दिन, उस दिन यहाँ पर इस बिल रॉथिनसन वाले घर में बिल रॉथिनसन खुद, उसके साथ मार्जोरी और यहाँ पर मार्जोरी का एक दोस्त फ्लॉयड स्ट्रॉकनसन, ये भी यहाँ पर इस घर में ही मौजूद था। और ये फ्लॉयड स्ट्रॉकनसन कोई और नहीं बल्कि पुलिस वालों के लिए तो पुराना पापी था। इसका एक लंबा चौड़ा पुलिस वालों के पास चिट्ठा था और अभी भी यहाँ पर ये फरार चल रहा था। हाल ही में इसने एक दिव्यांग लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी थी और तब यहाँ पर पुलिस वाले उसके पीछे पड़ चुके थे और वो वहां से फरारी काटने के लिए बिल रॉथिनसन के पास आया था और इसके घर में ही रह रहा था। और जब ये कांड यानी कि पिज्जा बॉम्बिंग वाला केस हुआ था, उसी दिन ये फ्लॉयड स्ट्रॉकनसन इस घर को छोड़कर, यानी कि बिल रॉथिनसन को छोड़कर वहां से भाग चुका था। अब वो कहां गया ये अभी तक नहीं पता। चलिए अब आप कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको सारे एंड्स जोड़ देता हूं, आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा और वीडियो भी बहुत ज्यादा लंबी हो रही है मेरे ख्याल से। तो ये जो मार्जोरी थी इसको कोर्ट में पेश किया गया, बिल रॉथिनसन को भी कोर्ट में पेश किया गया और दोनों को ही यहाँ उम्र कैद की सजा दे दी गई। उम्र कैद की जैसे ही सजा हुई ये बिल रॉथिनसन निकल लिया। जी हाँ, इसको कोई बीमारी थी हार्ट से रिलेटेड और ये टपक चुका था। जैसे ही जेल में इसको डाला गया ये मर गया। अब क्योंकि यहाँ बिल रॉथिनसन मर चुका था इस केस के अंदर, यानी कि मार्जोरी वाले बॉयफ्रेंड के केस के अंदर, अब मार्जोरी अकेली ही यहाँ पर आरोपी बची हुई थी। अब क्योंकि यहाँ पर ये मार्जोरी अकेली बची हुई थी, ये बहुत ज़्यादा चालाक थी। इसने अब माइंड में सोच लिया कि वो जो भी अब पुलिस वालों को आगे केस में बता सकती है, पुलिस वालों को उसकी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि उसकी स्टोरी को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए जो व्यक्ति था यानी कि बिल रॉथिनसन वो तो मर चुका था। अब पुलिस वालों के सामने उसने अपने किस्से खोलने शुरू किए, लेकिन किस्से खोलने के लिए वो पुलिस वालों से भी कुछ मांग रही थी। पुलिस वालों से क्या देंगे। खैर, यहाँ पर कोर्ट द्वारा उसे एक हाई सिक्योरिटी प्रिजन में रख दिया गया था। वो बिल्कुल अकेली थी अपनी सेल के अंदर, उसका मन नहीं लग रहा था। 18 घंटे उसको सेल में ही बंद रहना पड़ता था। कुछ देर के लिए उसे बाहर निकाला जाता, वापस उसको अंदर डाल दिया जाता, जिस वजह से यहाँ मार्जोरी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। तब यहाँ मार्जोरी ने पुलिस वालों को इशारा किया और कहा, इधर आओ, मैं तुमको ब्रायन वेल्स यानी कि उस पिज्जा बॉम्बिंग वाले केस के बारे में बहुत कुछ बता सकती हूँ। अगर तुम मुझे इस जेल से निकाल कर किसी और जिसके अंदर सिक्योरिटी कम हो, जहाँ पर मुझे और भी लोग इधर उधर दिख सकें, उस जेल में छोड़ दो तो मैं तुमको बहुत कुछ बता सकती हूँ। ये बात सुनते ही पुलिस वाले हैरान कि हाँ जरूर हम बिल्कुल सही राह पर चल रहे हैं। ये जो कांड पूरा हुआ था पिज्जा बॉम्बिंग वाला, ये जरूर इन्हीं चटपटों से रिलेटेड है। ये जो अड्डा बना हुआ था इनका यानी कि अपराधियों का, बिल रॉथिनसन का घर, जरूर यहीं से कुछ ना कुछ रिलेटेड है सब कुछ। तब पुलिस वाले यहाँ इस मार्जोरी के इतिहास में जाने लगे और जब पुलिस वाले इस मार्जोरी के इतिहास में गए, उनको जो पता लगा वो सच में बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाला था। जी हाँ, पुलिस वालों को पता लगा कि मार्जोरी पीछे से अच्छे खानदान से मौजूद है।
इसके जो बाप है वो बहुत ज़्यादा अमीर आदमी है, इसकी माँ भी बहुत ज़्यादा अमीर थी, इसकी दादी भी बहुत ज़्यादा अमीर थी, और वो इसकी दादी जब जो मरी थी वो बहुत सारा पैसा मार्जरी के लिए छोड़कर मरी थी। अब क्योंकि यहाँ दादी को मरे काफ़ी टाइम हो चुका था, तो वो सारा पैसा जो मार्जरी के पास था वो खत्म होता जा रहा था। तब यहाँ मार्जरी ने अपने बाप से पैसे मांगने की कोशिश करी, जो कि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अमीर था उस टाइम पर, लेकिन उसके बाप ने उसे पैसा देने से मना कर दिया। उसने कहा कि नहीं, तू तो बस ऐसे ही वेस्ट करती है और मैं तुझे और पैसा नहीं दूंगा। अब ये बात सुनते ही मार्जरी परेशान कि उसके पास पैसा नहीं आएगा तो अपनी वो लाइफस्टाइल जो कि वो चलाती आ रही थी वो कैसे कंटिन्यू कर पाएगी। तब यहाँ उसने सोचा कि कुछ ना कुछ जरूर अब यहाँ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। साथ ही यहाँ पर इस मार्जरी के ऊपर बैंक से लोन भी बहुत सारा हो चुका था, तकरीबन $3 लाख का। और वो लोन यहाँ इस मार्जरी ने किसी और बैंक से नहीं बल्कि उसी बैंक से ले रखा था जिस बैंक को लूटने के लिए ब्रायन वेल्स गया था। तो चलो हम एक एक करके सारे केस को जोड़ते हैं आपस में, और जब ये जुड़कर सामने आएगा ना, यकीन मानिए बहुत बहुत ज्यादा कमाल की स्टोरी आपको लगेगी ये। मार्जरी ने अपने पिता से पैसे मांगे ताकि वो अपने इस बैंक का लोन पूरा कर सके। उसके बाप ने मना कर दिया, नहीं मेरे पास नहीं है, निकल यहाँ से। मार्जरी वहां से निकल गई। उसने आज तक कभी मेहनत का काम नहीं किया था, उसने कोई जॉब नहीं करी थी, तो ऑब्वियसली यहाँ जॉब तो करके वो उस लोन को उतार नहीं सकती थी। उसे अपने लाइफस्टाइल को कंटिन्यू करने के लिए भी पैसे चाहिए थे। उसको आदत पड़ चुकी थी दारू की, नशे में भंड रहने की, माल फूकने की, अपने दोस्तों को खिलाने पिलाने की, बस यही चीज़ होगी। अब उस चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए पैसा चाहिए, पैसा था नहीं तो क्या करे। तब उसके माइंड में एक बहुत ही भयंकर ख्याल आया कि क्यों ना वो अपने बाप को मरवा दे, और बाप के मरने के बाद तो ऑटोमेटिकली सारा पैसा उसका हो जाएगा। वो किसी तरह से अपने बाप की हत्या करवा दे। अब उसने इस प्लान को कंटिन्यू करना शुरू कर दिया। उसने प्लान किया कि क्यों ना वो सबसे पहले किसी हिटमैन को हायर करे और उसको थोड़ा बहुत पैसा देकर उसके बाप को मरवा दे, और बाद में जो पैसा आएगा उसमें से वो हिटमैन को भी पैसा दे देगी और सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके माइंड में केस जच गया। तब यहाँ पर उसने इस केस के बारे में अपने बॉयफ्रेंड और साथ ही बिल रॉथिनसन से भी बात करी, और ये सारे तैयार भी हो गए थे उसके बाप को मारने के लिए। लेकिन यहाँ पर रोक दिया फ्लॉयड स्टॉकसन ने। उसने कहा कि क्यों ऐसे मारना है, हम कोई और तरीका निकालते हैं पैसा उठाने का, और पैसा उठाने का कोई और तरीका तो तेज और टिकाऊ यही है कि जाकर बैंक लूटो। माफ कीजिएगा, मैं किसी को प्रेरित नहीं कर रहा, बट मैं तो बता रहा हूँ कि कैसी उनकी सोच होती है। तब यहाँ पर सोच लिया था कि वो उसी बैंक को लूटेंगे, ये मार्जरी एंड कंपनी पूरी, जिस बैंक से मार्जरी ने लोन ले रखा है। लेकिन लूटेंगे कैसे? अगर गए ऐसे मांगने बाऊजी बनकर तो वो उनको बाऊजी बना देंगे, जेल में डालेंगे वो अलग। तब यहाँ पर सामने आती है मार्जरी की एक दोस्त, जो कि कोई और नहीं बल्कि जेसिका होप्सिक थी। जेसिका होप्सिक कोई और नहीं बल्कि वही लड़की जिसके साथ टाइम बिताने के लिए यहाँ वो ब्रायन वेल्स पैसे दिया करता था रातों को जेसिका होप्सिक को। जेसिका होप्सिक को माल पीना बहुत ज़्यादा पसंद था, और यहाँ मार्जरी भी बहुत ज़्यादा माल पीती थी, और इन दोनों के बीच में भी एक कनेक्शन था। केनिथ नाम का ये अजीब सा दिखने वाला आदमी, जी हाँ, ये चटपटी सी शक्ल का आदमी कोई और नहीं बल्कि अपने इलाके का माल सप्लायर हुआ करता था। अब माल इसके पास हर टाइम मिलता था, जेसिका भी इससे माल लेने के लिए आया करती थी, यहाँ फ्लॉयड स्टॉकसन भी इसके पास माल लेने के लिए आ रहा था, मार्जरी भी इसके पास माल लेने के लिए आ रही थी। ये सबका बस ये मान लो मसीहा बना हुआ था। तब मार्जरी ने यहाँ पर इस जेसिका होप्सिक से कहा कि हमें कोई ऐसा आदमी चाहिए जो कि बहुत ईजिली मतलब कि कंट्रोल में आ जाए, और हम उसको एक प्यादे की तरह यूज कर सके और सीधा जाकर उसको बैंक लुटवा सकें। तब यहाँ पर जेसिका होप्सिक ने कहा ठीक है, मेरा एक क्लाइंट है ब्रायन वेल्स, आप उसको ले सकते हैं, वो वैसे ही पागल सा लगता है मुझे तो, और वो यहाँ इस पिज़्ज़ा डिलीवरी शॉप में काम करता है, और आप अपना प्लान बना लीजिए, अब देख लीजिए। तब यहाँ मार्जरी एंड कंपनी ने बैठकर बिल रॉथिनसन के साथ पूरा प्लान डिज़ाइन किया, और यहाँ बिल रॉथिनसन ने खुद वो कॉलर बॉम्ब अपनी ही उस मैकेनिक शॉप में बनाया था, जो कि बाद में ब्रायन वेल्स की जान लेने का कारण बना। लेकिन यहाँ पर जब ये चीज़ें पुलिस वालों ने मार्जरी से पूछी, पुलिस वालों को पता लग चुकी थी, लेकिन मार्जरी इनमें से कुछ भी कन्फ्रंट करने के लिए तैयार नहीं थी। वो थोड़ा बहुत तो मान रही थी, लेकिन वो ये भी कह रही थी कि ब्रायन वेल्स उनके साथ उनके प्लान में शामिल था, उसे पता था कि उसे बैंक लूटना है। हमने पहले ही बैठकर जेसिका होप्सिक एंड ऑल सबके साथ बैठकर हमने डिसाइड कर लिया था कि हम बैंक लूटेंगे और बाद में सबका हिस्सा जो बनेगा हम सबको दे देंगे। तब यहाँ पुलिस वाले उससे पूछने लगे कि ठीक है, तेरी बात मान लेते हैं, ब्रायन वेल्स तुम्हारे साथ शामिल था, तो वो मरा क्यों फिर? तुमने उसके गले के अंदर वो असली बॉम्ब क्यों लटकाया? तब यहाँ मार्जरी ने कहा कि हमने उसको बताया था कि वो नकली बॉम्ब है, इसीलिए यहाँ पर वो ब्रायन वेल्स पूरे इस कांड में, पूरे उस घटना में, बैंक लूटने वाली घटना में बहुत ज़्यादा शांत लग रहा था, क्योंकि उसे तो लग रहा था कि ये नकली बॉम्ब है, डरने वाली कोई बात नहीं है, ये बॉम्ब दिखाकर वो किसी से भी पैसा लूटेगा और आराम से चला जाएगा, बाद में जो पुलिस करेगी करती रहेगी, बाद में देख लेंगे। लेकिन यहाँ पर इस बिल रॉथिनसन और मार्जरी ने ही
अपने दोस्त को, अपने इस पार्टनर को रास्ते से साइड करने की ठान ली थी, क्योंकि उनको पता था कि अगर वो इस ब्रायन वेल्स को निपटा देते हैं तो उनका हिस्सा एक कम हो जाएगा और जो पैसा होगा वो तो उन्हें मिलेगा ही। बाद में इस ब्रायन वेल्स को वैसे भी अगर पुलिस पकड़ेगी तो ये 2 पटों में तो आराम से बोलना शुरू कर देगा, इसलिए यहाँ इसको मारना जरूरी है। जबकि यहाँ ब्रायन वेल्स को लग रहा था कि वो अपने दोस्तों के लिए शायद कोई गलत काम कर रहा है, ऐसा कुछ यहाँ मार्जरी ने बताया। लेकिन अभी तक कोई भी इस बात के प्रूफ सामने नहीं आए कि ब्रायन वेल्स खुद यहाँ इस कांड में शामिल था। खैर, यहाँ पर मार्जरी के साथ साथ फ्लॉयड स्टोकिन्सन को भी झप लिया गया, यहाँ जेसिका होप्सेक को भी झप लिया गया और साथ ही यहाँ उस केनेथ नाम के उस बर्बाद आदमी को भी झप लिया गया। वैसे बर्बाद तो ये सारे ही हो चुके थे। इन सभी को झपने के बाद कोर्ट में पेश किया गया और इन सभी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी गई, वो भी विदाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ पैरोल। ये पैरोल पर भी बाहर नहीं आ सकते और हमेशा ही अंदर पड़े रहेंगे। खैर, ये कहानी थी एक बहुत ही अजीब ट्विस्ट से भरी हुई पिज़्ज़ा बॉम्बिंग की। मुझे यकीनन पता है कि आपको ये कहानी सुनने में बहुत मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर आकर ऐसी और भी स्टोरीज छोटे फॉर्मेट में सुन सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और वहाँ पर आकर आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट आशु उनियाल को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।